जय हिंद दोस्तों, आज हम 30 नवंबर 2024 विजनर्स न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 29 नवंबर को जो मैंने आपको पीवाईक्यू दिया था उसका आंसर था बी। और आज के आपके ये दो क्वेश्चन रहेंगे, एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों के दोनों पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और अपना आंसर भी वहीं पे अपलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारी न्यूज है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जो कि प्लेज न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडिया की 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग हुई थी। ये एरिया भाई वेस्टर्न बाल्कन पेनिनसुला के एरिया में पड़ता है। इनके आजू बाजू की कंट्री कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। फिर ये एड्रियाटिक ओशन के बाजू में पड़ता है, सॉरी एड्रियाटिक सी के बाजू में पड़ता है। इधर का क्लाइमेट मेडिटेरियन है। यहाँ पे हमें मैग्लिक माउंटेन मिलता है, डायंटिक आल्प्स मिलता है, और फिर सवा रिवर और नेरेत्व रिवर मिलती है। ओके चलिए, ये सब तो ठीक है। हमने जो पहले बहुत बार करके रखा है मेडिटेरियन ओशन, उसी को फिर से कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। तो देखिए, जब भी आप मेडिटेरियन ओशन कर रहे हो तो ये वाले फोटो को ना ध्यान में रख के करिए। और इसी के ऊपर से हमने अपना शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है कि हम कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो जो भी ओशन आ रहा है ना, वो हम इजीली याद करेंगे। सबसे पहले तो मेडिटेरियन ओशन को आप बना कैसे सकते हो, बस नीचे की सबसे पहले बनाएंगे। नीचे ऐसे आपको लाइन खींचनी है और हल्का सा ऐसे ऊपर बल्ज बना देना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आइए, यहाँ से सीधी लाइन खींचिए और फिर एक उसको नीचे ले जाइए। ओके, इतना हो गया ना। अभी हम इन दोनों को लाइन को जोड़ेंगे किस तरीके से कि ऊपर एक लाइन खींचिए, ऐसे जोड़ दीजिए और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दीजिए। हो गया आपका मेडिटेरियन ओशन। इससे आप सारे के सारे ओशन को भी लिख पाओगे। एक और बार बना लेते हैं कि यहाँ पे पहले हम नीचे लेंगे हल्का सा और एक बल्ज बना के छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे और हल्का सा हमें ट्राइंगल जैसा बनाना है यहाँ तक। बस अभी इन दोनों को हमें जोड़ देना है। ये ऐसे जोड़ दिया और ये ऐसे जोड़ दिया, दैट्स इट। ओके, अभी बस हमें नेमिंग करते जानी है। देखो, मेडिटेरियन ओशन की नेमिंग एकदम इजी है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका ए बी। ए बी मतलब अल्बोरान और बेलियार्टिक सी। फिर यहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में भी आ जाइए, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे एजियन और सी ऑफ क्रेट। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, बीच में यहाँ पे आपका आएगा ए आई, एड्रियाटिक और आयोनियन। और फिर दो नाम अलग पड़ते हैं, एक है लिंगुरियन सी एल टी और एक है थेरिडियन। ओके, मतलब समझ गए आप। ए बी ए सी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से एक और बार, ए बी ए सी ए आई और एल टी। अभी देखो याद कैसे रखोगे, इतना तो हो गया ना, ये एक ट्रिक है, ठीक है। ए बी ए सी ए आई और एल टी, ये एक हो गया। दूसरा आप क्या रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं अबला टी आई सी, अबला टी आई सी, ऐसा भी आपका हो जाएगा। बट सी के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इट इज अल्बोरान। फिर यहाँ पे आता है जो, वो है बेलियार्टिक सी। फिर भाई लिंगुरियन सी और तिहिरियन सी। फिर उसके आगे बीच में जो आप आओगे वो एड्रियाटिक और आयोनियन। और लास्ट में जो एकदम राइट साइड में पड़ता है वो एजियन और क्रीट या फिर क्रेट, ठीक है। बस अभी फ्री बैठे आपको अगर कभी भी याद करना है तो इसी तरीके से याद कीजिए। ये आपको एकदम ही सिंपल पड़ेगा। पहले नीचे की लाइन खींच के एक बल्ज बना देना है, फिर यू ट्राइंगल जोड़ के दोनों को बस जोड़ देना है, दैट्स इट। आपका मेडिटेरियन ओशन बन गया। अभी देखो आपका क्वेश्चन क्या है इस बार, कि ये जो मेडिटेरियन ओशन है यहाँ पे ना हमारा पड़ जाता है एटलांटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे पड़ जाता है हमारा ब्लैक सी। तो ये जो एटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन कनेक्ट हो रहे हैं, ये सी का नाम, ये जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? और यार मैं मेडिटेरियन ओशन बोल रहा हूँ, मेडिटेरियन सी कनेक्ट हो रहे हैं और एटलांटिक ओशन कनेक्ट हो रहा है। इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है इसका नाम क्या है? बस वही आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और हाँ, जो हमने ऊपर देखा ना कि भाई बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है, बाल्कन पेनिनसुला मतलब कौन सा एरिया? तो यहाँ पे जो पड़ता है, देखो ये पूरा एरिया जो पड़ता है ना, ये बाल्कन पेनिनसुला है। यहाँ पे भी देख लीजिए, इस मैप में भी देख लीजिए, ये जो पूरा एरिया आपको पड़ रहा है ना, ये बाल्कन पेनिनसुला है। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अभी मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सी आ गया है, ठीक है। या तो आप ये अपना अबला से याद रख सकते हैं, अबला टी आई सी, या फिर ए बी ए सी ए आई एल टी, ऐसे भी याद रह जाएगा कि भाई ए बी ए सी ए आई एल टी। ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम भी बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे बना सकते हैं। चलिए अभी बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड फ्लू प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है
सॉरी रिपोर्ट आई है रिलीज बाय, कौन सी आई है, तो ग्लोबल आउटलुक फॉर 2024। अभी देखो फूड प्रोग्राम है तो किसके बारे में देख रहा होगा, डेफिनेटली फूड के बारे में देख रहा होगा। क्या हाइलाइट्स आई है, देखो ये जो हाइलाइट्स है ना, अगर आप चाहते हो तो इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा। सबसे पहले ग्लोबल हंगर क्राइसिस, तो भाई 343 मिलियन जितने पीपल 74 कंट्रीज में अक्यूट फूड क्राइसिस इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, और जो 1.9 मिलियन पीपल है वो ब्रिंक ऑफ हंगर है। की फैक्टर्स में देखें क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई सबसे पहले तो आर्म वायलेंस हो रही है, ये तो हमें पता ही है, बहुत सारी एरियाज में, इजराइल, पैलेस्टीन, यूक्रेन, गाजा, रशिया, बहुत सारे एरियाज है, ठीक है। वो की ड्राइवर्स है 14 आउट ऑफ 16 हंगर हॉटस्पॉट्स लाइक सूडान, गाजा एटसेट्रा, ओके। और 65% acute food insecurity people in fragile and conflict infected situations, ओके, ये जरूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए। आगे इंडिया स्पेसिफिक की बात कर लें तो हमारी 21% जितनी पॉपुलेशन है वो लेस देन $1.90 कमा रही है डे का, मतलब कि वो अभी पॉवर्टी के अंदर है। और 38% जितने चिल्ड्रन है वो माल नरिश चिल्ड्रन है, जिनकी एज 6 महीने से लेकर 60 महीने के बीच में है, मतलब कि 5 साल से अंदर के जो भी हैं। तो भाई अप्रोच क्या रखी है, कैसे हम कॉम्बैट करेंगे, तो सबसे पहले तो जो लोकल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं उसको दे दीजिए, जैसे कि फोर्टिफिकेशन आपने कर दिया, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स हम लेके आ गए, आप एम्पावर कीजिए वल्नरेबल कम्युनिटीज को जो कि ज्यादा अफेक्ट होती हैं कोई भी शॉक से। फिर आप एड्रेस कीजिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, अगर लोकल लेवल पे ही कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी तो वो इजीली अपने जो इश्यूज होंगे उसको एड्रेस कर पाएंगे। फिर जेंडर इनक्वालिटी को भी एड्रेस कीजिए अगर वो अफेक्ट कर रही है आपके फूड इनसिक्योरिटीज को। ओके, नॉर्मल सब बातें थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, तो इनका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड फाओ। इसके अंदर 120 कंट्रीज है, और फंडिंग इसको कैसे मिलती है, तो वॉलंटरी मिलती है, कि जिसको भी पैसा देना है वो इसके अंदर दे सकता है। और इसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था, राइट। इसमें कुछ खास नहीं था, बट हाँ, ये डेटा इतना सा आपको याद रह जाएगा ना, वो भी काफी है कि 343 मिलियन पीपल अभी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, दैट्स इट। और दूसरा प्रीलिम्स बेस से आपको क्या याद रखना है कि ये जो ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिलीज करता है। क्यों जरूरी है ऐसा याद रखना, तो यूपीएससी ने पहले भी पीवाईक्यू इससे पूछ ली है, जैसे कि उन्होंने पूछा था ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट या फिर जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ऐसा उन्होंने पूछ लिया है, तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले। फिर आगे देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने हाईलाइट किया है रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्निक्स। देखो ऑलरेडी इससे पीवाईक्यू आ चुका है, डायरेक्टली नहीं आया था, बट 2017 में भी उन्होंने न्यूक्लियर साइंस से ऊपर से क्वेश्चन पूछा था, और 2018 में उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो ये ऑलरेडी पीवाईक्यू का पार्ट है न्यूक्लियर। और अभी यहाँ पे बोला है न्यूक्लियर टेक्निक्स हमें कैसे काम आ सकती है डिफरेंट स्फीयर्स में। सबसे पहले मेडिकल में देख लेते हैं, तो आप एक्सरे बेस्ड डायग्नोस्टिक करवा सकते हो, आप पता कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर्स। फिर रेडियो एक्टिव आयोडाइन आप यूज कर सकते हो, आपकी अगर थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत है या फिर कैंसर डेवलप हो रहा है थायराइड ग्लैंड में, तो उससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जो थायराइड की मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे होता है, तो हमारे गले में होता है। फिर एनर्जी में पूरे वर्ल्ड अभी 10% जितनी वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो भी आ रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू आ रही है, तो वो भी काम का है भाई। फिर एग्रीकल्चर में देखें तो फॉल आउट रेडियो न्यूक्लियर टेक्निक यूज हो सकती है टू कर्ब द इरोजन पैटर्न, और रेडियो इम्यूनो एसिड टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली प्रेगनेंसी करवाना। अब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनिमल्स के अंदर होंगी या फिर प्लांट्स के अंदर होगी, बट आर्टिफिशियल, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट की बात करें तो हम आइसोटॉप हाइड्रोलॉजी हम यूज कर सकते हैं और आइसोटॉपिक टेक्निक यूज कर सकते हैं टू वाटर कंजर्वेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग, और वेदर इवेंट्स को टैकल करने के लिए, इवन मॉनिटरिंग करने के लिए भी। इंडस्ट्रीज के हम ट्रेशर्स का यूज कर सकते हैं। ट्रेशर्स क्या होते हैं, तो कोई भी अगर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है उसकी हम शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कोई समझ लीजिए कोई मशीनरी है वो 10 साल तक यूज हो सकती है, इसका हम यूज करते हैं उसको 15 साल 12 साल तक यूज कर सकते हैं, तो ट्रेशर बना सकते हैं। और फिर अदर्स में हम फूड सेफ्टी में भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि हम फूड इरेडिएशन को करें। इरेडिएशन मतलब क्या था, देखो दो वर्ड से बना है, रेडिएशन और इरेडिएशन। मतलब इसमें ना एकदम फोर्स से एनर्जी छोड़ी जाती है, गामा रेज छोड़ी जाती है कोई भी चीज के अंदर, ताकि उनके अंदर के जो भी बैक्टीरियाज वायरसेस हैं वो ऐसे ही मर जाए। इट जस्ट लाइक कि हम खाना गर्म करते हैं और बैक्टीरियाज को मार देते हैं, यहाँ पे ये लोग गामा रेज छोड़ते हैं फॉर इरेडिएशन। और फिर
रेडियो आइसोट्रॉपिक रेडियो आइसोट्रॉप थर्मल जनरेटर्स हम यूज कर सकते हैं फॉर स्पेस मिशंस। तो भाई हर एक फील्ड के अंदर ये काम आ सकता है, राइट? एग्रीकल्चर, एनर्जी, मेडिकल, साइंस, साइंस नहीं, स्पेस, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री। तो भाई न्यूक्लियर टेक्निक्स के डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं। अभी ना ये क्या आप रट्टा मारोगे? नहीं, नहीं मारने की जरूरत है, बट इसको समझ लीजिए कि हाँ भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें इस तरीके से काम आ सकती है। अपने स्फीयर्स को खोलिए। अब ये इन फ्यूचर आपको ऐसा पूछा जाए कि बायोटेक आपको कहाँ पे काम आ सकता है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप उधर भी लिख सकते हो, क्योंकि बायोटेक ही पूछा है भाई। या फिर सिर्फ ऐसा पूछ ले कि भाई इमर्जिंग साइंस की टेक्नोलॉजी हमें कहाँ काम आ सकती है, तो सेम आप लिख दीजिए। ओके, अभी की इनिशिएटिव देख लेते हैं। टू प्रमोट न्यूक्लियर टेक्निक्स ग्लोबली, एटम्स फॉर फूड इनिशिएटिव बाय आईएईए एंड फाओ, यहाँ पे इसी की बात चल रही है। फिर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स, और इंडिया लेवल पे हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिनके अंदर हम यही करने वाले हैं, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जिसका मेन फोकस ही यही है कि हम डेवलप करें हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज इंक्लूडिंग म्यूटेशंस यूजिंग गामा रेडिएशन। यहाँ पे भी गामा रेडिएशन था ना। और ये जो हमने ऊपर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा, वो भी क्या था? हम भाई ब्रीडिंग करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? जो अच्छी ब्रीड होगी उसी को हम ब्रीडिंग करवाएंगे। दैट्स इट। तो यही बार्क भी करने वाला है। चलिए अभी आगे देखते हैं, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सपोर्ट दिया है इंडिया के आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को। तो देखो नाम में ही पता आंसर है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। प्लांट मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। तो भाई ये अप्रूव हुआ है अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि जो पैसा है वो सेंटर और स्टेट बांट के बनाएगी। फिर पर्पस इसका क्या है? तो वायरस फ्री हाई क्वालिटी के प्लांट मटेरियल्स को हमें बनाना, और जो अपनी क्रॉप की यील्ड है उसको इंक्रीज करना। कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे? तो स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर बनाएंगे 9, और कल्चरल लैब्स होंगी इसके अंदर। फिर हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फ्रेमवर्क इसके अंदर इशू करेंगे अंडर द सीड एक्ट 1966। मतलब कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। और हम लार्ज स्केल नर्सरीज भी बनाएंगे ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए अच्छे अच्छे प्लांट्स का। डन है। अभी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। टेन्यूर क्या रहेगा? तो 2024 से लेकर 30 तक का, और उसमें से 50% जो असिस्टेंस है, मतलब जितना भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा एडीबी उठाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, समझ गए। हमें हॉर्टिकल्चर को इन शॉर्ट डेवलप करना है, और उससे रिलेटेड ये सब बातें बोली है कि हम भाई सेंटर्स बनाएंगे अच्छे अच्छे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, नर्सरीज बनाएंगे, और एनएचबी और आईसीआर मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अदर की इनिशिएटिव क्या क्या हमने ले रखे हैं हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करने के लिए? तो हमने चमन इनिशिएटिव लिया है, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर हम किसान रेल सर्विस लाए हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल इंक्लूडिंग फूड्स एंड वेजिटेबल। फिर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लाई है बाय एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अभी देखो आपका काम क्या है पता है? आपके आजू बाजू से जब भी ट्रेन जा रही है ना, तो आप इसको लिंक कीजिए कि हाँ भाई ऐसी हमारी किसान रेल सर्विस भी निकलती है, जिसके थ्रू हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रांसफर करते हैं। फिर आप एक और लिंक कर सकते हैं कि भाई हमारी सर्किट होती है, ये हम नीचे पढ़ने में आएगा। सर्किट होती है कि अलग अलग जगह पे जो लेके जाती है। तो आपके आजू बाजू से हमेशा एक्टिव रिकॉल करते रहिए कि हाँ भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ उसमें मुझे ये पढ़ने में आया, तो वो इस तरीके से इंक्लूड हो सकता है। ओके, इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हम देख लें एट ग्लांस, तो 33% जीवीए एग्रीकल्चर के अंदर इसका जाता है। 18% जितना एग्रीकल्चर लैंड ये कवर करते हैं। 4 लाख करोड़ एन्युअली इनका एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है वेजिटेबल के अंदर और फ्रूट्स के अंदर इन द वर्ल्ड। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, लास्ट में फाओ लिख दिया ना, तो लाइन की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। वैसे ही अगर अपना आंसर लिख रहे हो और कोई भी चीज लिख रहे हो, अगर आपको याद है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंस्टीट्यूशन का आप नाम लिखिए, आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट्स में डाल देना, या फिर इवन स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि इंडिया का हॉर्टिकल्चर के लिए स्टेटस क्या है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है जुडिशरी हैज मोर देन 5600 वैकेंसीज अक्रॉस कोर्ट्स। तो देखो ऑलरेडी हमें पता है जुडिशरी में इतना पेंडिंग केसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट 4.6%, 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ? तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ।
अभी देखो जैसे मैंने ही बोला 4.6 करोड़ और बाद में मैंने सोर्स दिया तो इसकी क्रेडिबिलिटी आ गई ना, सेम ऐसे ही होता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का ये डेटा है कि अराउंड 4.6 टू 7 करोड़ जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और हम यहाँ पे पेंडिंग केस की बात कर रहे हैं, जबकि जुडिशरी में तो वैकेंसीज चल रही है। अगर वैकेंसी भरी जाती तो हो सकता था कि कोर्ट जल्दी अपने केसेस को निपटा सकते थे। चलिए देख लेते हैं भाई रीजंस क्या क्या है वैकेंसी के। सबसे पहले तो भाई रिटायर हो जाते हैं बंदे, रिजाइन दे देते हैं, डिमाइस हो जाता है, एलिवेट हो जाते हैं जजेस हायर लेवल के ऊपर, या फिर उनकी जो सैंक्शन की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है धीरे धीरे, तो भी हो सकता है। फिर दूसरा है कि जुडिशरी में कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, जजेस की अपॉइंटमेंट, तो कॉलिजन सिस्टम के थ्रू होती है। और ये सिस्टम अपने आप में कम्बरसम है थोड़ा सा, कि कोर्ट पहले डिसाइड करेगी कि भाई कौन बंदे को अपॉइंट करना चाहिए, फिर वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजेगी, फिर गवर्नमेंट उसमें से देखेगी और फिर वो जाके अपॉइंटमेंट करेगी। तो इसमें देर लग जाती है, तो भाई कॉलेजियन सिस्टम भी एक है रीजन। और ये जो अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट के जजेस की, वो किसके अंदर गवर्न होती है, तो आर्टिकल 217 एंड 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ना आप मुझे एक कमेंट में बता दीजिए अभी के लिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होने चाहिए, वो कितने बैठे हैं, ठीक है। और दूसरा बता दीजिए जो हमारी कॉलेजियम सिस्टम है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके अंदर कितने जजेस होते हैं, ठीक है। और अगर जितने भी जजेस हो रहे हैं वो जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है या फिर नहीं होती है, ये सब मुझे बता दीजिए कि भाई जजेस की रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है कॉलेजियम की, और उनके अंदर कितने जजेस होते हैं, और अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, आगे देखते हैं। और लास्ट रीजन कौन सा है कि जो जुडिशरी में एग्जाम आती है ना, वो एग्जाम भी बहुत डिले में चल रही है। यूपीएससी के जैसे टाइम वाइज नहीं होती है तो लेट होता रहता है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वही जैसे हमने ऊपर बोला कि जस्टिस डिले हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, ये और डिले हो जाएंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 20,000 के आसपास और हाई कोर्ट में 27 लाख जितने केसेस पड़े हुए हैं। आप बोलोगे मैंने तो भाई इस करोड़ बोला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केसेस है इसलिए। फिर दूसरी दिक्कत है कि भाई एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, अर्जेंटमेंट फ्रीक्वेंट होती रहती है, मतलब कि तारीख पे तारीख होती रहती है, और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस भी नहीं है कि हमें कैसे काम करना पड़ेगा। फिर लो जज टू पीपल रेशियो। देखो 2007 में जब डेटा निकला था ना, तब ऐसा बोला गया था कि प्यूपिल टू जज रेशियो है वो 50 पर मिलियन है, मतलब कि 50 जज अवेलेबल है फॉर 1 मिलियन पीपल, जो कि और अभी बदतर हो गया है। 2024 में जो डेटा निकला वो क्या बोला कि लेस देन 25 जजेस अवेलेबल हैं फॉर मिलियन। मिलियन मतलब होता क्या है, 10 लाख लोग होते हैं, और 10 लाख लोगों के ऊपर 25 से भी कम जज अवेलेबल है, तो कैसे चल पाएगा भाई। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो आप रिविजिट कीजिए एनजेसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या था भाई, तो इसके थ्रू ना गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी जजेस को, बट जुडिशरी ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है और इसको हम कैंसिल करते हैं। तो हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें फिर से देखना चाहिए एनजीएससी को, ताकि अपॉइंटमेंट की प्रोसेस फास्ट हो पाए। फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को आप और अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाइए, क्योंकि जॉब तो आती है बट ली नहीं जाती है। और हमें भाई क्रिएट करना चाहिए आर्टिकल 312 के अंदर क्रिएट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। जैसे हमारा यूपीएससी है ऑल इंडिया सर्विस सिविल सर्विसेज, वैसे ही जुडिशियल सर्विसेज लेके आइए। और फिर अदर्स में स्ट्रीमलाइन करना चाहिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस को। ओके, चलिए आगे देख बढ़ते हैं। फिर भाई सेंटर ने अप्रूव किया है साक्षी स्कीम, यू कैन प्रोनाउंस इट SASCI, साक्षी स्कीम। ये किसके लिए काम कर रही है, तो भाई हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपने एरिया में टूरिज्म को प्रमोट कर सके, दैट्स इट। ओके, ये स्कीम का भी टेन्यूर कौन सा है, तो 50 साल के तक के लिए हम लॉन्ग टर्म में फ्री लोन्स देंगे, कि चुकानी है आपको। और बाद में इसका फोकस क्या रहेगा, तो भाई टूरिस्ट सेंटर को आपको ग्लोबल स्केल पे बढ़ाना है, मार्केटिंग करना है, ब्रांडिंग करना है और अच्छा बनाना है, दैट्स इट। फायदा क्या होगा, तो लोकल इकोनॉमी जनरेट होगी। ओके, अगेन इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को हम देखें, आपको इसको नोट्स में डालना पड़ेगा भाई, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया पूरे विश्व में रैंक करता है 39 पे टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। और ये किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश होता है। इंडिया ने रिकॉर्डेड 9.52 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन 2023, जो कि 2022 से 48% जितना ज्यादा था। अभी देखो ये हल्का सा इम्पैक्ट ना आप कोविड को भी दे सकते हो, क्योंकि कोविड ऑलमोस्ट 21 के आखिर में खत्म हुआ था। इवन यू कैन से 2022 में भी कुछ कुछ केसेस आ ही रहे थे।
तो इसकी वजह से ना टूरिज्म सेक्टर ऑलरेडी डाउन था, इसलिए ये आपको ये 48% जितना जंप दिख रहा है, ठीक है? तो हमारे भाई टूरिस्ट कितने आते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन आते हैं, और हमारी रैंक कितनी है, तो 39 रैंक है, एज पर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सिग्निफिकेंस क्या है, जीडीपी में 5% जितनी जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट में 76 मिलियन पीपल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है, फॉरेन एक्सचेंज में तो 2.3 लाख करोड़ जितना हमारे पास फॉरेन रेवेन्यू आता है, मतलब कि फॉरेन करेंसी आ जाती है। और फ्यूचर आउटलुक में देखें तो बाई 2028 जो भी पैसा आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो 59 बिलियन तक पहुंच जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखो अच्छा बहुत ही डेटा दे रखा है, तो कोशिश कीजिए सारे डेटा को आप याद रखिए, या फिर अपने नोट्स में डालिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में डाल दीजिए कि हाँ भाई, टूरिज्म स्टेटस इन इंडिया। मैं ऐसा करता था कि भाई जो भी हमें ऐसा है कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या फिर जल्दी बनाना है, तो उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें हेडलाइन डाल दो और उसको फिर नोट्स में डाल दो, कि और बस हेडिंग लिख देनी है कि हाँ भाई ये था। ऊपर से आप मोबाइल से सर्च भी मारोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा कि हाँ भाई ये रहा टूरिज्म के नोट्स। ओके, इनिशिएटिव क्या-क्या है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन इंडिया? सबसे पहला है हृदय स्कीम या फिर हृदय योजना, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम या फिर योजना। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब कि इसकी जो भी पैसा लगता है वो सारा का सारा सेंटर खुद भुगतता है, खुद देता है। फिर है प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर होता है उसको, डेस्टिनेशन को प्रायोरिटाइज करता है और प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर में इसको जोड़ता है, ठीक है? और फिर एट लास्ट है हमारा देखो अपना देश, जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म प्लेसेस को। और हम क्या-क्या करके रखे हैं भाई, जैसे हमने ऊपर बात की थी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमने भाई बुद्धिस्ट सर्किट बनाई हुई है। बुद्धिस्ट सर्किट में क्या है, तो बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जो-जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उन सारे प्लेसेस को हमने जोड़ दिया है। फिर हमने भाई अम्बेडकर सर्किट बनाई है। अगेन इसमें क्या है, तो अम्बेडकर के रिलेटेड जो-जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसको हमने जोड़ दिया है। तो ये भी किसका पार्ट है, तो ये टूरिज्म का ही पार्ट है। फिर स्टेट वाइज़ इनिशिएटिव में देखें तो भाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लेके आए हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। स्टेट वाइज़ भी आप लिख सकते हो कि भाई दूसरे को प्रमोशन मिले, ठीक है? तो इतना काफ़ी हो जाएगा वैसे भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? कुछ दिन गुजारिए, वो तो आपको पता ही है, ठीक है? गुजरात टूरिज्म के भाई इनिशिएटिव, फिर आप एग्ज़ाम्पल में नीचे लिख सकते हैं। फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने हाईलाइट की है अपनी अचीवमेंट्स अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो हम जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं ना, अभी आप अगर पेट्रोल पंप पे जाओ ना, तो थोड़ा सा नोटिस करना कि उस पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा होगा E10 या फिर E20। इस E10 या E20 का मतलब क्या है, इथेनॉल 10 या फिर इथेनॉल 20। बहुत सारी जगह पे इथेनॉल 10 20 आ गया है, बट कुछ कुछ जगह पे अभी भी इथेनॉल 10 ही चल रहा है। मतलब क्या है इन दोनों का, कि भाई पेट्रोल के अंदर 10% जितना इथेनॉल मिक्स है, या फिर पेट्रोल के अंदर 20% जितना इथेनॉल मिक्स है। अभी आप बोलोगे मिक्स करने का फायदा क्या है भाई, तो सबसे पहले देखो, अगर 10% या 20% मिक्स है तो पेट्रोल तो उतना कम गया है, तो इसका मतलब है पेट्रोल की प्राइस आपको कम देनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो इमिशन होगा वो भी इमिशन भी कम होगा, और जो इथेनॉल है उसका भी यूज हो जाएगा, तो हर एक तरीके से फायदा है। ये 2003 में पहली बार लॉन्च हुआ था, बट इतना चल नहीं रहा था। बाद में जाके पिछले 2-3 साल में हमने टारगेट रखा कि हम इथेनॉल 20 तक पहुंचेंगे बाई 2030, बट फिर जाके हमने जो स्पीड पकड़ी तो हमने बदल दिया कि भाई 30 तक नहीं, हम ये 25-26 तक ही कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि 25 तक इथेनॉल 20 पूरे देश में हमें पहुंचाना है। इनिशिएटिव क्या-क्या है जो इसको प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, तो भाई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स, फिर रिडक्शन इन जीएसटी। पहले 18% जितना लग रहा था उसको हमने 5% कर दिया। फिर रीइंट्रोड्यूस करना एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को, और एट लास्ट हमने अमेंड किया इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 को, ताकि इथेनॉल की जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाए। पहले थोड़ा सा रेगुलेशन स्ट्रिक्ट था। ओके, अभी आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ इथेनॉल में ही काम नहीं आएगा। ये और भी कोई मिनरल की बात चल रही हो, एनर्जी सेक्टर की बात चल रही हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या फिर बायोफ्यूल की बात चल रही हो, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात चल रही हो, उसमें इंडिया के इनिशिएटिव की बात चल रही है, ये हर जगह पे चल जाएगा, ठीक है? उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है। की बेनिफिट क्या-क्या मिलेंगे? सबसे पहले भाई फॉरेन एक्सचेंज में हमें सेविंग मिल जाएगी, क्योंकि हम जो भी पेट्रोल लेते हैं या फिर डीज़ल ले रहे हैं, वो लेते कहाँ से हैं? बाहर से लेते हैं, तो हमारे उतना पैसा कम जाएगा।
फिर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि कम कार्बन इमिशन होने वाला है, और हम रिजॉल्व कर देंगे की इश्यूज को ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज, सॉरी शुगर इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि जो इथेनॉल आता है ना, वो आता कहाँ से? तो शुगर इंडस्ट्रीज से आता है। जो उसका कचरा-वचरा बचा होता है, उसी से इथेनॉल बनता है, तो उसका भी फायदा हो जाता है। और इथेनॉल देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर इंडस्ट्रीज से ही आए। जो भी ऐसे क्रॉप होते हैं जिसके अंदर स्टार्च हाई कंटेंट हो, उस वो ज़्यादा हो, तो उधर से आ सकता है। जैसे कि मेज़ से आ जाएगा, व्हीट से आ जाएगा, इवन आलू से आ जाएगा। डिपेंड्स कि आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, और जो आपका क्रॉप है वो उसमें स्टार्च है या नहीं है। ठीक है? इथेनॉल के बारे में देख लें, तो इथेनॉल रिन्यूएबल फ्यूल है, आपको ये डेटा याद रखना है, और ये मैंने स्टार्च वाला भी बता दिया है, ठीक है? इथेनॉल 20 भी बता दिया है कि 20% मिक्स करना, और एक और होता है इथेनॉल 100। क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 100% इथेनॉल होता है? नहीं, इसमें 93 टू 95% जितना, 95% जितना इथेनॉल हो सकता है, बट कुछ ना कुछ कंटेंट में पेट्रोल ज़रूर होता है, ठीक है? पूरा 100% इथेनॉल नहीं होता है। और एट लास्ट स्कीम है हमारी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को बनाना। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, कि ये कोई भी फ्यूल डालो चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि डीजल पेट्रोल डाल दिया चल जाए, बट कि ये पेट्रोल की फुल्ली पेट्रोल के ऊपर भी चल सकता है, और ये अप टू 100% इथेनॉल के ऊपर भी चल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट? अभी के जो हमारे व्हीकल है ना, वो 100% इथेनॉल पे नहीं चल सकते हैं, बट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बना दे तो चल जाएगा। ओके, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है नोटिफाइड डिजीजेस। नोटिफाइड डिजीज क्या है? जिसको नोटिफाई कायदे से किया गया है, मतलब कि कोई भी बीमारी ऐसी होती है तो इसमें आपको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई, इस बीमारी का पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया हुआ है और उसका इलाज चल रहा है, या फिर एक्स वाई जेड व्हाटएवर। तो ऐसे कोई भी डिजीजेज जो गवर्नमेंट के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, नोटिफाई हो रहे हैं, वो नोटिफाइड डिजीजेज बोले जाते हैं, ठीक है? न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला था कि जो स्नेक बाइट के केसेस है ना, वो भी अभी से नोटिफाइड डिजीज है, मतलब कि गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? अर्लियर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इन वेनोमिंग, और इसमें हमारा टारगेट क्या है? बाई 2030 जितनी भी स्नेक बाइट्स के रिलेटेड डेथ्स हो रही है या फिर डिसेबिलिटीज हो रही है, उसको हम हाफ कर दें। अदर नोटिफाइड डिजीजेस कौन-कौन से हैं? तो भाई एड्स, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भाई इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अंतर्गत आपको रिक्वायर है कि डिजीज को रिपोर्ट करना अंडर डब्ल्यूएचओ। ओके, आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन। ओके, नाम से ही पता चल रहा है ना, पीस को बिल्ड करने की बात करता है। यस, तो इंडिया भाई इसके अंदर अगेन री इलेक्ट हुआ है फॉर 25 टू 26। पीस बिल्डिंग कमीशन को 2005 में बनाया गया था। मेन इसका फोकस क्या था? तो सपोर्ट करना पीस एफर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। इसके अंदर 31 मेंबर्स हैं, इसके जनरल असेंबली के, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के, एसेट्रा। मैंडेट क्या है? तो भाई पीस लाना कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज में। और इंडिया भाई, इसका भाई क्यों हमने इलेक्ट हो रहे हैं, बार बार री इलेक्ट क्यों हुए हम? क्योंकि इंडिया पीस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करता है। उसका एक एग्ज़ाम्पल क्या है कि यूएन पीस कीपिंग की जो भी फ़ोर्स होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है बड़ा, वो इंडिया है। अभी पीस कीपिंग फ़ोर्स क्या जो होती है, तो किसी भी एरिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उसको कवर करने के लिए, टैकल करने के लिए कोई फ़ोर्स की तो ज़रूरत है, राइट? और कोई कंट्री नहीं चाहती है कि मेरे पर्सनल बंदे जाएँ, तो यूनाइटेड नेशन ने एक पीस कीपिंग फ़ोर्स बना दी कि इसके अंदर जो भी कंट्री चाहती है, वो अपने बंदों को भेजे, और फिर यूनाइटेड नेशन जिसको जहाँ भेजना होगा, वो अपने अकॉर्डिंग भेजेगी, ठीक है? तो इट इज़ ग्लोबल आर्मी, जो कि पीस मेकिंग के एफर्ट्स में काम करती है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? तो इंडिया है। चलिए, और इवन इंडिया ना, वुमन पहला ऐसा बना था जिसने अपने वुमन कंटेनमेंट दी थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भाई इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को देखें, तो देखो नाम से ही पता चला ना, कोर इंडस्ट्रीज है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है, उसमें से ये कोर इंडस्ट्री है। क्यों कोर? क्योंकि अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो दूसरी सारी इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? इसका डेटा क्या अभी आया है, तो पिछले साल के मुकाबले 3.1% जितना हम ज्यादा ग्रो की है, मतलब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रो की है। इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, ऐसे याद मत रखिए, हम नीचे से याद रखेंगे। सबसे पहले नीचे से याद ही रख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर भाई लाइन वाइज आएंगे। तो भाई सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज आती है पेट्रोल एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट, जो कि 28% जितना शेयर है। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। क्या इसको याद रखना ज़रूरी है? यस, ज़रूरी है। तो देखो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, रेस, सीसीएन
और ये सीमेंट फर्टिलाइजर याद रह जाएगा, ठीक है? मैंने भी ऐसे ही किया है, रेस CCN और फिर सीमेंट और फर्टिलाइजर अलग से, ठीक है? रेस CCN का मतलब क्या है? तो R फॉर रिफाइनरी प्रोडक्ट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, S फॉर स्टील और कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अभी देखो ये भी याद रह जाएगा, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस साथ में आता है तो वो पता चल जाएगा कि भाई ऑयल के बाद ही गैस है, ठीक है? और इवन कोल भी याद रह जाएगा कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। शुरुआत के जो 3 है ना वो याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है, मेरी भी बहुत बार हो जाती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। अब देखो ये सारी की सारी जो भी इंडस्ट्रीज है वो बहुत जरूरी है ना, कि आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट, रिफाइनरी प्रोडक्ट को ही हटा दीजिए तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, ये तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कोर इंडस्ट्रीज। इसका जो डेटा है वो कौन पब्लिश करता है कि ये ग्रो हुई या फिर डिक्रीज हो रही है, वो कौन पब्लिश करेगा? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं। किसके अंदर ये काम करते हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कंपाइल करते हैं मंथली डेटा और फिर रिलीज करते हैं, ठीक है? जितनी भी हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मतलब जितनी भी इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन चलता है, उसमें से 40% जितना जो डेटा है, मतलब सॉरी वेटेज है, वो इंडेक्स ऑफ कौन इंडस्ट्रीज का है। ओके? और ये जो IIP होता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी हर महीने आता है कि ये बढ़ा या घटा। तो ध्यान देना है, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ रहा है उसमें सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। और जो ICI आता है 8 कोर इंडस्ट्री, तो जैसा नाम है इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज ही आती है, ठीक है? अब सोचिए ये सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्री है ना, ये 40% जितना वेटेज रखती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? याद रखना, रेस CCN, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। चलिए फिर है एक्सियोम मिशन। तो देखो एक्सियोम तो कंपनी है USA की, इस ये स्पेस बेस्ड कंपनी है। इसका काम क्या है, ये मिशन का काम क्या है? तो इंडियन एस्ट्रोनॉट को एज वेल एज दूसरे स्टेट्स के भी जो एस्ट्रोनॉट है उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, दैट्स इट। तो ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर लेके जाएंगे और उधर ट्रेनिंग देंगे, दैट्स इट। हमें क्या काम आएगा भाई? तो हम तो भाई गगनयान जो लॉन्च करने वाले हैं ना, उस गगनयान के लिए हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी, दैट्स इट। एक्सोम मिशन है, ये कौन लॉन्च किया है? तो ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यस, उधर ये लेके जाने वाले हैं। ये लॉन्च किसके थ्रू हुआ था? तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू हुआ था, जो कि स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट है। ये एक्सोम मिशन है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नासा और जो US की प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस। ये जो अभी का जो है वो एक्सियोम 4 मिशन है ना, जो 1 था वो लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर। याद कुछ भी याद रखना जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ इतना याद रखना, एक्सियोम मिशन किससे रिलेटेड है, दैट्स इट। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाएगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अब हम सिर्फ इंडिया वाले नहीं है, ठीक है? 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, इसमें एक इंडियन वाला है, एक कोई पोलैंड का है, एक हंगेरी का है, वैसे ही अलग-अलग है। फिर है रमप्पा टेम्पल। तो सेंटर ने अप्रूव किया है रमप्पा टेम्पल की डेवलपमेंट को। रमप्पा सर्किट ये लोग बनाएंगे अंडर साक्षी स्कीम। हमने ये ऊपर ही देखा है, ठीक है? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लेके आए हैं। जो रमप्पा टेम्पल है उसको काकातीया रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है और ये तेलंगाना के अंदर है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है? रमप्पा किसके लिए टेम्पल है? तो ये शिवा टेम्पल है, बिल्ट ड्यूरिंग काकातीया पीरियड अंडर रूलर्स ऑफ रुद्रदेव एंड रेचल्ला रुद्र। मतलब शुरू करवाया था रुद्रदेव ने, फिर खत्म करवाया रेचल्ला रुद्र ने। ओके, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो ध्यान से, जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था वो सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसके अंदर डेकोरेटेड बीम्स एंड पिलर्स मिल जाते हैं, कार्व्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। इसके अंदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जैसे कि पिरामिडल विमाना, और ये पोरस फ्लोटिंग ब्रिक्स के से यूज करते हुए बनाया गया है। अभी देखो ये जो पोरस ब्रिक्स होते हैं ना, इसका फायदा क्या होता है? ये वेट में कम होते हैं। तो जो आप जितना ऊपर ले जाना है आप ले जाइए, ज्यादा वेट नहीं लगेगा, ठीक है? काकातिया ने अडॉप्ट किया था चालुक्यन स्टाइल ऑफ वेसरा आर्किटेक्चर टू बिल्ड दिस। अभी देखो आर्किटेक्चर की बात ऊपर से ही एकदम बता दे रहा हूँ, ठीक है? 3 टाइप के आर्किटेक्चर हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है नागर आर्किटेक्चर, जो कि नॉर्थ में डेवलप हुआ था। फिर एक होता है द्रविड़ आर्किटेक्चर, जो कि साउथ में डेवलप हुआ था। और इन दोनों का मिक्सचर से बनता है अपना वेसर आर्किटेक्चर, ठीक है? यहाँ पे जो हमारी बात बोली गई वो वेसर की ही बात बोली गई। वेसर दोनों का मिक्सचर है, ठीक है? द्रविड़ और नागर को मिला दो तब जाके आपका वेक्सर बनता है। और इसकी स्टाइल कौन सी है? तो चालुक्यन स्टाइल। ओके, अभी देखो नागर के भी बहुत सारे सब स्टाइल मिल सकते हैं आपको, जैसे कि कश्मीर स्टाइल मिल जाएगा, फिर भाई आपका पाला स्टाइल है, फिर है आपका कलिंग स्टाइल जो कि बहुत फेमस है भाई, कलिंग स्टाइल वो भी हो सकता है, फिर आपका खजुराहो स्टाइल हो सकता है। इवन ना मैंने सोचा है कि मैं आफ्टर दिसंबर
पूरा का पूरा कल्चर आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, अगर हो पाएगा तो, ठीक है? कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, बट कोशिश ज़रूर करूँगा। और फिर द्रविड़ के अंदर हम देखें तो फिर द्रविड़ के अंदर चोला, पांड्या, विजयनगर आर्किटेक्चर ये सब द्रविड़ के अंदर आ जाता है। वेसर के अंदर चालुक्य आ जाएगा, अगेन विजयनगर आ जाएगा। फिर जो सोलंकी आर्किटेक्चर है वो भी इधर आता है, मारू गुर्जर सेम है दोनों, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है चलो, अब इतना ही रखते हैं, ये नागा द्रविड़ इतना काफ़ी है, बाकी अंदर जाएँगे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पूरा दिन चला जाएगा हमारा। हल्का-सा चलो देख लेते हैं, हल्का-सा एक और बता दूँ, तो नागर का जो टेम्पल होता है ना, उसके जो शिखर्स होते हैं, मतलब ये जो एरिया होता है ना, जहाँ पे मेन डीटी है और उनके ऊपर का जो एरिया होता है, तो नागर में होता है ना, वो हल्का-सा ऐसे कर्व होता है, ठीक है? कर्वी बना होता है, ये नागर में होता है। जबकि आप द्रविड़ में देखोगे ना, तो द्रविड़ में ऐसा होता है, ऐसे शार्प होता है, ये द्रविड़ में बना होता है। ये मेन फ़र्क है दोनों का। फिर ऊपर से आप और देखोगे तो दोनों को बोला भी अलग जाता है। इसको बोला जाएगा शिखर और इसको बोला जाएगा विमाना, तो वो भी फ़र्क है। फिर भई एक और फ़र्क कि यहाँ पे जो शिखर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है नागर के अंदर, जबकि साउथ के अंदर शिखर से ज़्यादा बड़ा आपका गोपुरम हो सकता है। गोपुरम मतलब क्या, जो एंट्री गेट होता है ना गेटवे, वो बड़ा हो सकता है। फिर भी द्रविड़ के अंदर आपको वाटर टैंक भी मिल जाती है, जबकि अ, नागर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके चलो इतना काफ़ी है, वरना ये बहुत बड़ा होता जाएगा, रखते हैं, खत्म करते हैं इधर ही। फिर है कास्काइक डिक्लेरेशन, मस्त है। इसका भाई फ़ोकस क्या सबसे पहले कौन लेके आया है, तो ग्लोबल फोरम फॉर यूनाइटेड नेशन एलिजेंस और सिविलाइजेशन। तो ये 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका फ़ोकस क्या है, तो भाई दुनिया के अंदर प्रिंसिपल प्रमोट करना टॉलरेंस और पीस के, दैट्स इट। अभी देखो ऐसा करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन होगा और कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन भी होगा। इसके अंदर बोला क्या गया है, हाइलाइट ये रिपोर्ट में क्या था नया में, तो अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेट स्पीच। फिर हमें एक्नॉलेज करना चाहिए सेंट्रल रोल ऑफ इंक्लूसिव क्वालिटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन का, जिस जो कि प्रमोट करेगा आपके डायलॉग पीस और ह्यूमन राइट्स को। अभी देखो ये डायरेक्टली आपको कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है। हाँ, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कास्ट के डिक्लेरेशन किसके साथ कनेक्टेड है। बस आपको वही याद रखना है, टॉलरेंस एंड पीस के साथ। मेंस क्या में आप कहाँ पे यूज़ इसका कर सकते हो, तो जीएस 4 में इसका यूज़ कर सकते हो कि हाँ, कोई पीस की बात आती है, टॉलरेंस की बात आती है, या फिर इवन जीएस 3 में भी एआई की बात आ जाती है कि जीएस 2 में भी आ जाती है मिस इन्फॉर्मेशन की बात। उस हर जगह पे आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये देखो थोड़ा-सा अभी अभी के लिए डिस्प्यूटेड एक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस है, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च कोई भी है, उसके ऊपर अभी कोई भी बदलाव नहीं हो स पाएगा। मतलब कि 15th अगस्त 1947 के दौरान अगर वो मंदिर है, तो उसे हमेशा मंदिर ही रखना है। उसकी आप हिस्ट्री देख के फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि भई यहाँ पे नीचे मस्जिद थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब वो कोई प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया था? तो रिसेंटली बहुत सारी अपील फाइल होती जा रही है कि सर्टेन रिलीजियस प्लेसेस है कि यहाँ की हिस्ट्री कुछ और थी और अभी इसके ऊपर कुछ और बना दिया गया है। यूपी के अंदर जो अभी संभल में वायलेंस चल रही है, वो किस लिए चल रही है? इसीलिए चल रही है कि मंदिर है, उधर ऐसा मस्जिद है, उधर बोला जा रहा है कि यहाँ पे भई पहले हरिहर का मंदिर था और कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर सर्वे कीजिए, और इसी के रिलेटेड वायलेंस हमारी इरप्ट हो गई। इस एक्ट के अंदर ना हमने थोड़ी एक्सेप्शन भी रखे, जैसे कि आप एक तो ये अयोध्या का जो लैंड डिस्प्यूटेड एरिया था उसको नहीं काउंट कर सकते हो, अभी के लिए तो ये है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई है। और दूसरा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर जो भी साइट्स को आपने एंशिएंट या फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घोषित करके रखा है, उधर भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या था, तो 1947 हमारी आज़ादी के दौरान जो जगह जैसी थी ना वैसी की वैसी रहे। इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि यहाँ पे भई नीचे मंदिर था, ऊपर किसी ने मस्जिद बना दी है, अभी इस मस्जिद को हटा के हटाओ। बट क्या ये एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ठीक से? तो नहीं हो रहा है। ऊपर से देखो ये एक्ट थोड़ा-सा डिस्प्यूटेड भी है। क्यों? क्योंकि 1991 में लेके आए थे, और क्यों लेके आए थे? तो उस वक़्त ना ये जो अयोध्या का जो इश्यू था, वो बहुत ही पीक पे था। और तभी भी ऐसी बहुत सारी पिटीशंस आ रही थी कि भई यहाँ पे भी इस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, या फिर ये मस्जिद पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, अब बना है, या फिर ये मंदिर पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था, ये किसी की प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी है, अभी बना दिया है। तो इन सारी पिटीशन को कर्ब करने के लिए एक साथ आईएनसी गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव थे उस वक़्त, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सॉरी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी।
वो ये एक्ट लेके आ गई, वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि भाई 1947 के दौरान जो था ना वही का वही रहेगा। अब वो कन्वर्ट नहीं होगा, दैट्स इट। बट अभी ये डिस्प्यूटेड हो गया है। ओके, देखा जाएगा अभी कोर्ट इसके मामले में क्या देखती है, वो देखना रहेगा। अभी भाई लास्ट हमारी न्यूज़ है रूल 267 ऑफ राज्यसभा। ये किसकी बात करता है? तो कोई भी राज्यसभा के अंदर प्रोसीजर चल रही है, उसको बीच में ही सस्पेंड कर देना और उससे भी इम्पोर्टेंट कोई मुद्दा लेके आना, बस यही है 267। तो भाई ये क्या बात करता है? जो मैंने बोला, इट इज पार्ट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, जो कि अलाउ करता है सस्पेंड एनी डेज एजेंडा टू डिबेट ऑन अर्जेंट मैटर विद चेयरमैन्स अप्रूवल। अंडर दिस रूल जो राज्यसभा के एमपी होते हैं कैन गिव रिटन नोटिस टू सस्पेंड ऑल द बिजनेस एंड इशू द इम्पोर्टेंट इशू ऑफ अ कंट्री। अभी देखो न्यूज में क्यों था कि रूल दिया गया, ये बहुत अच्छा दिया गया कि भाई एजेंडा वेजेंडा साइड में रखो, अभी के लिए ये एकदम इम्पोर्टेंट जगह है, इम्पोर्टेंट चीज है जो कि डिस्कस होनी चाहिए। बट इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। इसका यूज करते हुए कोई राज्यसभा के अंदर बातचीत करने ही नहीं दे रहा है। आप एक बार संसद टीवी देखिए, लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, बस यही रूल के लिए चिल्लाते जा रहे हैं कि भाई बंद करो डिस्कशन। और इस तरीके से तो काम हो ही नहीं सकता है, राइट? तो इसका फ्रीक्वेंट यूज होने के लिए ये रूल न्यूज में था। अभी याद रखना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रूल 267 किसके साथ कनेक्टेड है, और ऑलरेडी यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो वही हो सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है रूल 267 ऑफ राज्यसभा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और ये मेरी ट्रेनिंग भी याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। और हाँ, हमने जो ये आज क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया ना, जो मैंने आपको पीवाईक्यू दिया था वह कल, वो मैंने आज ये भी डिस्कस नहीं किया। तो हम करेंगे क्या, कल संडे है ना, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। उससे आपको अलग से एक वीडियो भी मिल जाएगा और हम इजीली डिस्कस भी कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, ऊपर से रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा आज नहीं करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।